नमस्कार मेरे 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और एकदम पढ़ लिख रहे हैं, एकदम पढ़ाई में लगे हुए हैं। इसके पहले के हिंदी के वीडियोस में हमने देखा, मैंने पहले आपको एक कविता पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने आपको एक कहानी पढ़ाई थी। तो कविता और कहानी के बाद चलिए अब हम हिंदी के व्याकरण की शुरुआत करते हैं, हिंदी के ग्रामर की शुरुआत करते हैं। तो आज से हम अपना ग्रामर शुरू कर रहे हैं। पहले हम ग्रामर पुनरावर्तन करेंगे, ग्रामर रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम ग्रामर की शुरुआत करेंगे। व्याकरण या ग्रामर, तो किसी भी लैंग्वेज या किसी भी भाषा में हमें व्याकरण की जरूरत क्यों पड़ती है, या व्याकरण हम किसे कहते हैं, ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्यों लैंग्वेज को समझने के लिए ग्रामर जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते एवं समझते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब ग्रामर वो नॉलेज है, वो स्ट्रीम है, वो विद्या है जिसके सहारे हम किसी भी भाषा को अच्छी तरह से ओरली बोल सकते हैं, ओरली पढ़ सकते हैं, या हम उसको लिख सकते हैं और उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ग्रामर जो होता है वो हर भाषा का, हर लैंग्वेज का एक बेस होता है, और उसी के द्वारा, उसी के माध्यम से हम लैंग्वेज को शुद्ध और सही तरीके से लिख, पढ़ और समझ सकते हैं। हिंदी का जो व्याकरण होता है, हिंदी का ग्रामर बहुत ही वास्ट है। अगर पूरा ग्रामर आपको एक के बाद हम पढ़ाते जाएं या समझाते जाएं तो आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमने ग्रामर को किस सेक्शन से लिया है, हमने किस विभाग से हम कौन सा ग्रामर पढ़ रहे हैं। इसीलिए जो हिंदी का व्याकरण है उसके 4 अंग बना दिए गए हैं, उसके 4 पार्ट्स बना दिए गए हैं, व्याकरण के 4 स्ट्रीम्स बना दिए गए हैं। उन 4 स्ट्रीम्स में जो पहली स्ट्रीम है, उस पहली स्ट्रीम को हम वर्ण कहते हैं, और जो दूसरी स्ट्रीम है उसे हम शब्द कहते हैं, तीसरी स्ट्रीम को हम पद कहते हैं, और चौथी स्ट्रीम को हम वाक्य कहते हैं। तो ये जो चारों स्ट्रीम्स हैं, इन चारों स्ट्रीम्स में से हम ग्रामर के कुछ कुछ अंश लेते हैं और उनको पढ़ते हैं। अब सारा का सारा एंटायर ग्रामर आपके पोर्शन में नहीं है, लेकिन ग्रामर का कौन सा पार्ट उसके किस स्ट्रीम से आ रहा है, उसके किस अंग से आ रहा है, इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी जरूरी है। तभी आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी कि ग्रामर के किस पार्ट से हमारा ये अंग लिया गया है, या हमारा ये जो टॉपिक है वो किस अंग से लिया गया है और हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो व्याकरण के ये 4 अंग हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि व्याकरण के ये 4 अंग कौन कौन से हैं। व्याकरण का जो पहला अंग है, उस पहले अंग को हम वर्ण कहते हैं। आपको याद होगा जब मैंने अपना पहला शुरू किया था वीडियो, पहला जब मैंने अपना लेसन आपके सामने बनाया था वीडियो में, तो वो वर्ण था, वर्णमाला थी, आपको अच्छी तरह याद होगा। तो ये जो वर्ण है ना, इसी से वर्णमाला बनती है। जब हम ओरल कहते हैं तो हम साउंड्स का यूज करते हैं, और जब हम उसको लिखते हैं तो हम लेटर्स का यूज करते हैं, हम अक्षरों का या हम वर्णों का यूज करते हैं। जो वर्ण होते हैं, तो वर्णों में वर्णमाला आती है, ध्वनि आते हैं, अक्षर आते हैं। जब भी हम वर्णमाला, उसका उच्चारण और उसके नियम, नुक्ता वाले शब्द, अनुस्वार, अनुनासिक, इस तरह का जो कुछ भी पढ़ते हैं, तो वो वर्ण वाले व्याकरण के भाग में चला जाता है, वो वर्ण वाले व्याकरण के अंग में लिया जाता है। इसके बाद शब्द, जैसा आप जानते हैं कि मीनिंगफुल लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो उससे शब्द बनता है, उससे वर्ड बनता है। तो हिंदी में भी जब मीनिंगफुल लेटर्स आपस में मिलते हैं तो उन मीनिंगफुल लेटर्स के मिलने से शब्द बनता है। और शब्द का जो व्याकरण है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। उसमें आप लोगों के सिलेबस में जो रखा गया है, उसमें समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस तरह के शब्दों को आप लोग पढ़ते हैं। शब्दों के बाद व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा आता है जिसे हम पद कहते हैं। अब आप कहेंगे पद क्या होता है, तो
सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे लड़का अपने घर जाता है, तो यहाँ जो लड़का है आप कहेंगे लड़का एक संज्ञा है, इट्स अ नाउन, ठीक है, लड़का एक संज्ञा है। फिर अगर आप डिटेल में सोचेंगे तो लड़का एक सब्जेक्ट भी है, वो एक कर्ता भी है, वो घर जाता है, ही इज अ सब्जेक्ट। इसके साथ वो एक सिंगुलर भी है, वो एक वचन है, और इसके साथ लड़का जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। तो लड़के को बहुत सारी पदवी मिल गई है, बहुत सारी पोस्ट मिल गई है, वो संज्ञा भी है, वो सब्जेक्ट भी है, वो एक वचन भी है, वो पुल्लिंग भी है। तो जब शब्दों को अलग अलग पदवी मिल जाए तो उसे हम पद कहने लगते हैं। तो पदों में बहुत एक वास्ट स्ट्रीम ऑफ ग्रामर आता है जो आप लोग पढ़ते हैं। पद में संज्ञा आते हैं, सर्वनाम आते हैं, क्रिया, विशेषण, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, सभी तरह के अव्यय जिसे आप एडवर्ब्स कहते हैं, वो सारे के सारा जो व्याकरण का सेक्शन है वो आपको पद में आता है। और इसके बाद व्याकरण के पार्ट्स का जो सबसे लास्ट और सबसे फोर्थ पार्ट है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य जो है, वाक्य किसी भी लैंग्वेज की सबसे बड़ी यूनिट होती है। जैसे वर्ण जो होती है, लेटर, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसी तरह जो एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, वो किसी भी लैंग्वेज की सबसे बिगेस्ट यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है। इंग्लिश में आप लोग जानते हैं कि जब हम मीनिंगफुल वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज कर देते हैं तो उससे वाक्य बनते हैं। तो वाक्य में भी बहुत ग्रामर आता है आपको। वाक्य के प्रकार आपको अर्थ के आधार पर आते हैं, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर आते हैं, उसकी संरचना के आधार पर आते हैं। ये भी आपके पोर्शन में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम ग्रामर के 4 एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। अब जो पद है, ये पद आपने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पद में जो संज्ञा और सर्वनाम के प्रकार हैं, ये दोनों ही प्रकार आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं। लेकिन तब भी मैं एक बार चाहती हूँ कि आप इसका रिवीजन करें, हम इसको एक बार रिपीट करें, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आप संज्ञा और सर्वनाम के प्रकारों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उन्हें अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज हम संज्ञा और सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स में से संज्ञा और सर्वनाम के प्रकारों को खोजेंगे। तो आइए देखते हैं संज्ञा के प्रकार। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, जैसा कि आप सब जानते हैं, संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ है कि किसी इंसान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, ऐसे किसी भी नाम को, या किसी इमोशन या किसी फीलिंग का नाम हो, ऐसे किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आपने पढ़ा हुआ है। अब हम संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में आप इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेते हैं, किसी विशेष या फिक्स जगह का नाम लेते हैं, या किसी विशेष फिक्स प्राणी का नाम लेते हैं, या किसी विशेष फिक्स वस्तु का नाम लेते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे रमेश, दिनेश, महेश, मुंबई, आगरा, ताजमहल, हिमालय, ये सब बिल्कुल फिक्स नाम है, इसीलिए ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को आप इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। जब हम पूरी की पूरी जाति को संबोधित कर देते हैं, जब हम एज कॉमन एड्रेस करते हैं, हम बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं करते। जैसे लड़का खेल रहा है तो रमेश, महेश, दिनेश कोई भी खेल रहा होगा। पक्षी उड़ रहे हैं, हमने स्पेसिफाई नहीं किया है वो कौन सा पक्षी है, हमने पूरी पक्षियों की जाति को कह दिया है पक्षी उड़ रहे हैं। तो जब हम बिल्कुल
स्पेसिफाई नहीं करते और पूरी की पूरी जाति को एड्रेस कर देते हैं, पूरे की पूरी आप कह सकते हैं कॉमन एड्रेसिंग होती है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद संज्ञा का जो तीसरा प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को आप इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में आपको इसमें हम भावनाओं को समाहित करते हैं, सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स इसमें आते हैं। इसके अलावा गुण और दोष, अच्छी या बुरी क्वालिटी इसमें आती है, और बचपन, जवानी और बुढ़ापा जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं वो भी इसमें आते हैं। जैसे इसके मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी, खुशी, दुख, मुस्कान, ये सारी भावनाएं भाववाचक संज्ञा में आती हैं। इसके अलावा गुण और दोष, ईमानदारी, बहादुरी, वफादारी, कामचोरी, आलसी, ये सारे गुण और दोष ये सब इसमें आते हैं। इसके अलावा बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये जो जीवन की अवस्थाएं हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ जो हैं, वो भी इसमें आते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा प्रकार है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे आप मटीरियल नाउन कहते हैं। मटीरियल नाउन में आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिनका हम माप और तौल करते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, सारे लिक्विड्स, और इसके अलावा वो सारी चीज़ें जो किसी चीज़ से बनाई जाती हैं, वो सारे मटेरियल्स जो किसी दूसरे पदार्थ से बनते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, सोना हो गया, हीरा हो गया, अलग अलग जो एक्सपेंसिव धातुएं हो गई, वो सब के सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके अलावा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हवा, आग, पानी, मिट्टी, ये सारे के सारे भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद हम आते हैं समूहवाचक संज्ञा, लास्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को आप जातिवाचक संज्ञा से समझ सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा की तरह ही इसमें समान चीज़ों का एक ग्रुप होता है, जैसे फूलों का गुच्छा। अब गुच्छे में सारे फूल ही फूल हैं, ऐसा नहीं है कि सारे फूल हैं और एक फूल गोभी है। पक्षियों का झुंड, अब उसमें ऐसा नहीं है कि एक पक्षी है तो बाकी कुछ गाय भैंस हैं, नहीं, वो पक्षियों का ही झुंड है। तो जब समान चीज़ों का एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप को हम कोई स्पेशल एक खास नाम दे देते हैं, जैसे झुंड, गुच्छा, कक्षा, भीड़, परिवार, तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन होता है या वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि संज्ञा और संज्ञा के पांचों प्रकार आप समझ चुके हैं। ये सिर्फ एक पुनरावर्तन था आपके लिए, जो हमने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकारों की ओर। सर्वनाम, इंग्लिश में आप इन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। वो शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा को सब्स्टिट्यूट करने वाले, वो शब्द जिसे हम एज अ नाउन के सब्स्टिट्यूट, संज्ञा के बदले में हम जिन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, किसी नाम के बदले में, किसी व्यक्ति के बदले में, किसी स्थान के बदले में, किसी थिंग के बदले में हम जिन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, हम, वह, आप, ये सब इसके उदाहरण दिए हुए हैं, ये हमने पढ़ा है बच्चों, हम सिर्फ आपके साथ यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम का जो पहला प्रकार है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ध्यान से इसे समझ लेंगे। वो सारे सर्वनाम शब्द जो सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स की बात करें, जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों की बात करें। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं इंसान हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप इंसान हैं, वह घर चला गया, वह इंसान है। इसका मतलब है जो सर्वनाम शब्द ओनली ह्यूमंस के लिए यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसानों को इंडिकेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसानों को बताते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टाइप है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब भी सर्वनाम शब्द बिल्कुल फिक्स होते हैं, बिल्कुल निश्चित होते हैं, जैसे यही विष्णु का मंदिर है, तो यहाँ पर यही शब्द फिक्स है कि यही विष्णु का मंदिर है, कोई और नहीं। या मैं कहूँ वही मेरी किताब है, तो मैं बिल्कुल फिक्स कह रही हूँ कि वो मेरी ही किताब है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि आज सोमवार है, तो मैं फिक्स कह रही हूँ कि आज सोमवार है।
या यह साल 2020 है, तो जब सर्वनाम शब्द बिल्कुल निश्चित होते हैं तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां सर्वनाम शब्द निश्चित नहीं होते। जैसे कोई कमरे के बाहर खड़ा है, अब वो कोई कौन है हमें पता नहीं है, वो महेश, दिनेश, रमेश कोई भी हो सकता है। मैं कहूँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, अब 2 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, लेकिन पता नहीं है। या कई लोग कोरोना से परेशान हैं, तो अब इसमें कई, या मैं कहूँ सभी कोरोना से परेशान हैं, तो कई और सभी यहाँ पर वो निश्चित नहीं है कि वो कौन लोग हैं या वो कई लोग में कितने लोग हैं। तो इस तरह से जब सर्वनाम शब्द निश्चित नहीं होते या जब हमें निश्चित सर्वनाम का पता नहीं चलता तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बाद हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पर। यहाँ पर 2 सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका एक दूसरे से संबंध बताया जाता है। जैसे जब पंखा चलेगा तब हवा आएगी, तो जब और तब का एक दूसरे से संबंध पता चल रहा है। या जब टीचर पढ़ाएगी तब हमें समझ में आएगा, तो जब और तब का एक दूसरे से संबंध पता चल रहा है। या फिर अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे अंक आएंगे, अगर और तो का एक दूसरे से संबंध पता चल रहा है। इसके अलावा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी बरनी, इस तरह के बहुत सारे सर्वनाम आपको संबंधवाचक सर्वनाम में मिल जाते हैं। इसके बाद जो 5वां प्रकार है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जब किसी के बारे में कोई मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछा जाए, जब किसी सर्वनाम के बारे में कोई, किसी संज्ञा के बारे में कोई, आप कह सकते हैं अर्थपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, तो वो क्या, क्यों, कौन, कैसा, वो जो शब्द होता है वो शब्द ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद जो 6ठा प्रकार है वो निजवाचक सर्वनाम है। जब हम सर्वनाम में बहुत पर्सनल हो जाते हैं, बहुत निजी हो जाते हैं, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फूल अपने आप खिलते हैं तो अपने आप, अपना काम स्वयं करो तो स्वयं, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए तो आत्मनिर्भर। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने संज्ञा और सर्वनाम का अच्छी तरह से पुनरावर्तन कर लिया है। अब इसके पहले हमने जो दादी माँ का परिवार पाठ पढ़ा था, आपको दादी माँ का परिवार पाठ से 5 प्रकार के संज्ञा के 5-5 उदाहरण खोजकर लिखने हैं और 6 प्रकार के जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के सर्वनाम के आपको एक एक उदाहरण खोजकर लिखने हैं। दादी माँ का परिवार पाठ से आपको संज्ञा के सभी प्रकारों के एक एक उदाहरण खोजने हैं और सर्वनाम के सभी प्रकारों के एक एक उदाहरण खोजकर आपको लिख लेने हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपका असाइनमेंट है। धन्यवाद।